माई सेल्फ ललित किशोर शर्मा। मैं आपको मैथ सब्जेक्ट के बारे में सामान्य जानकारी सबसे पहले देना चाहूँगा। आज तक जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनके सामने गणित विषय में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन जब तक आपकी बेसिक चीज़ें कंप्लीट नहीं होगी, जब तक बेसिक चीज़ें आपको नहीं आएगी, तब तक आप गणित नहीं सीख सकते। सबसे पहले हम गणित के बारे में सामान्य जानकारी जो भी है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आपके जितने भी टॉपिक वाइज होंगे चीज़ें, उनके बारे में भी हम लगातार चीज़ों के बारे में आपको अध्ययन करवाते रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गणित जहाँ से स्टार्ट होती है वो होती है अपने पास अंकों से। तो अंक क्या चीज होती है, सबसे पहले वहां से स्टार्ट करते हैं। अंकों की बात करें तो सबसे पहले अंक होते हैं, वो होते हैं अपने पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन अंकों से मिलकर के संख्या का निर्माण होता है। इन अंकों से मिलकर के किसका निर्माण होता है? संख्या का निर्माण होता है। इन अंकों से मिलकर के संख्या का निर्माण होता है। संख्या अंकों से मिलकर संख्याओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? संख्याओं का निर्माण होता है। कोई भी संख्या अगर लिखें हम उदाहरण के रूप में, जैसे 946, इसके अंदर देखें तो अपने पास 9, 4 और 6 इन तीन अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण हुआ है। अब बात करें तो संख्या भी अपने पास बहुत सारे प्रकार की होती है, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, अन्य प्रकार से बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं। इनके बारे में हम थोड़ा बहुत विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। हालांकि जितने भी हैं फर्स्ट क्लास से लेकर के अगर 10th क्लास तक की बात करें तो अपने पास नॉर्मल चीज पर इन संख्याओं का प्रयोग होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पास ये किस प्रकार से संख्याएं डिवाइडेड होती है। सबसे पहले बात करेंगे हम जहां से अपने पास संख्याओं का निर्माण होता है। सबसे पहले प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में। संख्या को डिवाइड करेंगे हम 3 भागों में। सबसे पहले प्राकृत संख्या, दूसरी अपने पास देखें तो पूर्ण संख्या, तीसरी देखें तो अपने पास आएगी पूर्णांक संख्या। संख्याओं का निर्माण पूर्ण रूप से इन 3 संख्याओं के आधार पर है: प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्या की अगर बात करें तो अपने पास जो संख्या स्टार्ट होगी वो 1 से लेकर के अनंत तक चलेगी। 1 से लेकर, डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो वह संख्या समूह जिसमें 1 से अनंत तक की संख्याएं सम्मिलित हो। पूर्ण संख्या की बात करें तो अपने पास वह संख्या समूह जिसमें 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक
संख्याएं सम्मिलित हो। तीसरी अपने पास आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के बारे में बात करें तो अपने पास वे संख्या समूह जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ओर की अनंत तक की संख्याएं सम्मिलित हो। तीनों चीजों में अपने पास अगर देखें तो प्राकृत संख्या के अंदर वे संख्या समूह जिसमें एक से अनंत तक की संख्याएं सम्मिलित हो। पूर्ण संख्या में अगर बात करें तो वे संख्या समूह जिसमें शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याएं सम्मिलित हो। और पूर्णांक संख्या के अंदर वे संख्या समूह जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों और अनंत तक की संख्याएं सम्मिलित हो। कहने का मतलब यह है कि जो प्राकृत संख्या है उसके अंदर अगर मैं 0 सम्मिलित कर दूं तो मेरे पास कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी? पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से जिस प्रकार से धनात्मक संख्याएं चलती है प्राकृत संख्या में, वो सारी के सारी अगर मैं ऋणात्मक रूप में अगर सम्मिलित कर दूं तो मेरे पास कौन सी आ जाएगी? पूर्णांक संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। इनको अगर लिखना चाहें तो 1 2 3 4 डैश 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 अनंत तक। पूर्ण संख्या की बात करें तो ये संख्याएं अपने पास चलती है 0 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत तक। और जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो अपने पास चलती है अनंत -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डैश 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 अनंत। इन तीनों में अपने पास अगर अंतर की बात करें तो एक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है या नहीं हो सकती। तो हम देखें तो अगर प्राकृत संख्या जो स्टार्ट होती है वो 0 से लेकर 1 से लेकर के अनंत तक चलती है, जबकि पूर्ण संख्या में आती है अपने पास 0 से लेकर के अनंत तक। अब अगर इन दोनों में बात करें तो 0 अपने पास प्राकृत संख्या में नहीं है, तो हम बात कर सकते हैं कि एक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है। पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या हो सकती है, लेकिन एक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो कोई जरूरी नहीं है। इसी प्रकार से अगर पूर्णांक संख्या देखें तो पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या दोनों सम्मिलित है, लेकिन अपने पास पूर्णांक संख्या में देखें तो ऋणात्मक मान नहीं आता, तो इसका मतलब पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या दोनों नहीं हो, ये जरूरी नहीं है। इसके अंदर फैक्ट में देखें तो एक बार वापस क्लियर कर दूं आपको, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में डिफरेंट क्या है। प्राकृत संख्या की बात करें तो वह संख्या समूह जिसमें 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं सम्मिलित हो। पूर्ण संख्या की बात करें तो अपने पास अगर प्राकृत संख्या में शून्य सम्मिलित कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है, जबकि अगर पूर्णांक संख्या की बात करूं तो जितना मान धनात्मक या अनंत की ओर चलता है उसी प्रकार से ऋणात्मक में भी अनंत तक अगर संख्याएं जोड़ दी जाए तो वो सारे के सारे कौन से आ जाएगी? पूर्णांक संख्या के अंदर आ जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं हम सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। सबसे पहले सम संख्या। साधारण रूप में हम अगर परिभाषा पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि जिस संख्या के अंदर 2 का पूर्णतः भाग चला जाए वो सम संख्या होती है। ये डेफिनेशन जो काम आती है वो 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास तक देखते हैं, लेकिन अगर अपने पास बहुत सारी बड़ी संख्या कोई दे रखी हो तब हम उसके बारे में कैसे जान करेंगे। जैसे अपने पास 7 4 6 5 3 6 7 8 9 0 ये संख्या दे रखी है और इस संख्या के बारे में बताना है कि ये संख्या सम संख्या है या विषम संख्या है। तब हम इसके अंदर अगर 2 से डिवाइड करें तो ये संख्या 2 से डिवाइड करने में हमें काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन हमें तो इतना सा बताना है कि ये संख्या सम संख्या है या
विषम संख्या है। तो अपने पास इतनी बड़ी संख्या में 2 का भाग देंगे तब तक टाइम लगेगा, तो इसलिए हम चाहेंगे कि इसको हम किस प्रकार से डेफिनेशन दे सकते हैं, तब हम इसका देखेंगे कि इकाई अंक कौन सा है। अगर इकाई स्थान पर अपने पास 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अगर अंक आ जाता है तो वो कौन सी संख्या होगी? सम संख्या होगी। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी? तो डेफिनेशन ये बनेगी अपने पास दी गई संख्या के इकाई स्थान पर यदि 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक हो, सम संख्या कहलाती है। कौन सी कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। उदाहरण के रूप में अगर देखना चाहें तो अपने पास कुछ संख्याएं लिख रहा हूं। इन संख्याओं में देखें तो 468 के अंदर इकाई स्थान पर अपने पास 8 प्राप्त हो रहा है। इकाई स्थान पर इकाई अंक कितना है? 8 है। इसके अंदर 564 में देखें तो इसके अंदर इकाई अंक अपने पास 4 है। इसमें देखें 5000 में तो इकाई स्थान पर अपने पास 0 है। और इसमें देखें तो अपने पास इकाई स्थान पर 2 है। यानी कहने का मतलब जो डेफिनेशन हमने लिखी है, परिभाषा हमने लिखी है, दी गई संख्या के इकाई स्थान पर यदि 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक हो तो वो सम संख्या कहलाती है। तो इन संख्याओं में देखें तो अपने पास 8 प्राप्त हो रहा है, 4 प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये जो उदाहरण में दी गई संख्या है वो सारी की सारी कौन सी है? सम संख्या के रूप में है, सम संख्या कहलाती है। दूसरी अपने पास आती है विषम संख्या। दूसरी आती है अपने पास विषम संख्या। विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या अपने पास है इकाई स्थान पर, जिस प्रकार से सम संख्या के अंदर है वैसे ही इकाई स्थान पर अपने पास आनी चाहिए 1, 3, 5, 7 और 9। इन पांचों अंकों में से अगर कोई भी अंक प्राप्त हो जाता है इकाई स्थान पर तो वो कौन सी होगी? विषम संख्या होगी। तो अपने पास इसकी परिभाषा बनेगी दी गई संख्या के इकाई स्थान पर, दी गई संख्या के इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई अंक प्राप्त होता है तो वह संख्या विषम संख्या होगी। कई बार हमने सुना है कि विषम संख्या की जो डेफिनेशन बताते हैं कि जिसके अंदर 2 का भाग पूर्णतः नहीं जाता वो विषम संख्या होती है। हाँ, वो डेफिनेशन सही है, मान लेते हैं, लेकिन सटीक जो सही है, सही अगर परिभाषा है वो अपने पास होगी दी गई संख्या के इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई अंक प्राप्त हो तो विषम संख्या होगी। तो दोनों जो सम संख्या और विषम संख्या के अंदर अगर हम बात करें अंतर की तो अपने पास अंक बताए थे, मैंने आपको अंक बताए थे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन अंकों में से देखें तो 0, 2, 4, 6, 8 ये अंक अगर इकाई स्थान पर आते हैं तो अब तो वो कौन सी संख्या होगी? सम संख्या होगी। अगर इसके अलावा जितने भी अंक अपने पास बचे हैं 1, 3, 5, 7 और 9 तो वो अपने पास कौन सी होगी? विषम संख्या होगी। उदाहरण के रूप में अगर लिखना चाहें हम कोई भी संख्या जैसे 571, इसके अंदर इकाई स्थान पर देखें तो इकाई स्थान पर क्या आ रहा है अपने पास? 1 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है?
इकाई अंक 1 है, तो अपने पास कितना है, ये कौन सी संख्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। और उदाहरण के रूप में देखना चाहें अपने पास, तो अपने पास कितनी बड़ी संख्या लिख दे, सिर्फ हमें क्या देखना है, उसका इकाई अंक देखना है। जैसे इसके अंदर ये संख्या लिख रखी है अपने पास, इसके अंदर इकाई अंक देखें, इकाई अंक क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सी संख्या हो गई, विषम संख्या होगी। बाकी जो भी है और भी बहुत सारी डेफिनेशन है, परिभाषाएं हैं, उनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज जितना पढ़ा है आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा, और इस चीज को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।